बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं अपने दोस्तों वकला भाइयों के इसरार पर आज ये लेक्चर दे रहा हूँ और ये सिर्फ वकला के लिए बेनिफिशियल नहीं है, ये आप तमाम लोगों के लिए, ताकि आपको भी पता चले कि खुदा न खास्ता आप इस मामले में आ जाएं तो आपको भी इन चीज़ों का पता होना चाहिए। जो इनिशियल स्टेज पे पैटी मैटर्स जो यंग वकला को डील करने को मिलते हैं फ़ौजदारी में, वो ज़मानत होती है, स्पुरदारी होती है, हाज़री माफ़ी होती है। ये छोटे छोटे पैटी मैटर्स जो हैं ये फ़ौजदारी में यंग वकला को डील करने के लिए मिलते हैं। तो इसका एक मैं प्रिसाइज स्नैपशॉट दे दूं वन बाय वन। ज़मानत, बेल। ज़मानत दो किस्मों की होती है। एक होती है ज़मानत फ़ौजदारी में कबलस गिरफ्तारी, एक होती है बादस गिरफ्तारी। इंग्लिश में कहते हैं बेल बिफोर अरेस्ट या प्री अरेस्ट बेल, या बेल आफ्टर अरेस्ट या पोस्ट अरेस्ट बेल। जो ज़मानत अप्लाई करता है वो किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखेगा और किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अदालत को क्या बावर करवाएगा, तो अदालत उसको ज़मानत दे देगी। अब दो किस्में मैंने आपको बताई। एक ज़मानत कबलस गिरफ्तारी, कि गिरफ्तार होने से पहले भी ज़मानत मिल सकती है। एक ज़मानत बादस गिरफ्तारी, कि गिरफ्तार होने के बाद जब बंदा जेल में चला जाता है तो भी ज़मानत मिल सकती है। अब ये ज़मानत चाहिए क्यों होती है, या बंदा जेल में क्यों जाता है, या बंदा कबलस गिरफ्तारी ज़मानत क्यों मांगता है? कोई भी फौजदारी मुकदमा जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज रजिस्टर करती हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में पुलिस भी आ जाती है, इलाका पुलिस, थाने, उसमें फेडरल एजेंसी भी आ जाती है, उसमें कस्टम की एजेंसी भी आ जाती है। गर्ज एंटी करप्शन, ये गर्ज कहने का मकसद ये है कि कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जब भी कोई क्रिमिनल लॉ में मौजूद ऑफेंसेस के तहत किसी बंदे के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज करती है किसी की भी दरखास्त पे, और वो जराइम काबिले दस्त अंदाजी हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, तो पुलिस उसको किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है। अब इस चीज को सामने रखते हुए मैं सबसे पहले जमानत कबलस गिरफ्तारी के बारे में आपको बताऊंगा। एक मुकदमा दर्ज रजिस्टर हो जाता है जैद के खिलाफ। अब जैद कहता है कि यह मुकदमा बिल्कुल झूठ पर मबनी है, इसका हकीकत के साथ कोई तल्लक वास्ता नहीं, ये मुद्दई जिसकी दरखास्त पे मुकदमा दर्ज रजिस्टर हुआ है उसने बदनीति से ये मुकदमा दर्ज रजिस्टर करवाया है, वो कोई अपने अज़ाइम जो कि गैर कानूनी हैं वो हासिल करना चाहता है इस मुकदमे की बुनियाद पे, और इस मुकदमे का किसी भी तरह से हकीकत से कोई तल्लक वास्ता नहीं, ये एक कंकॉक्टेड सेल्फ जनरेटेड स्टोरी पर मुहित है। अब उसको मुकदमे का पता चल जाता है कि मुकदमा दर्ज रजिस्टर हो चुका है, किसी भी जराए से पता चल सकता है, तो वो फौरी तौर पर अपने वकील साहब के पास जाएगा और कहेगा जनाब मैं बेगुनाह हूं, मेरे पे ये झूठा मुकदमा हो गया, पुलिस मुझे पकड़ना चाहती है, मेरी जमानत कबलस गिरफ्तारी करवा दी जाए। अब वकील यही चीजें अपनी दरखास्त में लिखेगा कि ये मुद्दई बदनीयत है, बददयानत है,
ये हकीकत पर मबनी कहानी नहीं है। ये कोई गैर कानूनी और ख़तरनाक अज़ाइम हासिल करने के लिए ये मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया गया है। मेरा मफरूर होने का कोई ख़दशा नहीं। मेरे ख़िलाफ़ कोई सबूत मुद्दई के पास नहीं, सिर्फ झूठ है। मैं मुद्दई के पेश किए गए या तफ्तीशी अफसर के इकट्ठे किए गए किसी सबूत को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं साबका रिकॉर्ड याफ्ता भी नहीं हूं, यानी मेरे पे पहले कोई मुकदमा नहीं हुआ। अगर हुआ है तो मैं उस पे ज़मानत पे हूं। अगर ज़मानत पे हूं तो कन्विक्शन नहीं हुई कि मैं साबका सजा याफ्ता भी नहीं हूं, साबका रिकॉर्ड याफ्ता भी नहीं हूं। मैं अदालत की तसल्ली के मुताबिक हर किस्म का श्योरिटी बॉन्ड देना चाहता हूं, मुझसे लिया जाए। मेरा जेल में रखना किसी भी तरह से सूदमंद नहीं है, इसलिए मुझे कबलस गिरफ्तारी की जमानत दी जाए। अदालत आपको पहली डेट पे एड इंटरम अबूरी जमानत दे देगी, 7 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए। वो अदालत की मर्जी है, अदालत की डिस्क्रिप्शन है कि वो कितनी देती है, वो हर जुर्म को मद्देनजर रखते हुए। और साथ में हदायत कर देगी कि अपना जामन पेश करो जो ये जमानत दे कि तुम हर तारीख पेशी पर पेश होते रहोगे। वो जामन अदालत में पेश होगा, जमानतनामा दाखिल करेगा, उसको एड इंटरम प्री रेस्ट बेल मिल जाएगी। अब वो थाने में जाकर शामिल तफ्तीश होगा और ये साबित करेगा कि मेरे पे ये मुकदमा झूठा दायर किया गया है। अब यहां पे 2 मामलात आ जाते हैं कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जिसने किसी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को मुकर्रर किया है इस मुकदमे की तफ्तीश करने के लिए, या एक से ज्यादा तफ्तीशियों की टीम बना दी गई है, अगर वो ये समझता है कि मेरे मौक़िफ़ को ये ना लिखना चाहते हैं, ना इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं कि मुद्दई ने जिस मकसद के लिए ये FIR दर्ज करवाई है वो उसका पूरा कर दो, हम तुम्हें इस मुकदमे से फारग कर देंगे। दूसरा मामला ये उठता है कि वो आपका मौक़िफ़ सुनता है, सुनने के बाद वो कहता हाँ हाँ आप बिल्कुल दुरुस्त हो। वो मुद्दई को कहता हाँ जी इसके इस मौक़िफ़ के अगेंस्ट आपके पास क्या है। मुद्दई खामोश हो जाता है, या मुद्दई वावेला करना शुरू कर देता है, या मुद्दई ऐसे ही शोर शराबा शुरू करना, क्योंकि वो झूठा होगा। तो वो तफ्तीशी अफसर आपको बेगुनाह तहरीर करेगा और कहेगा कि हाँ इस वकूए के साथ इसका कोई तल्लक वास्ता नहीं, या ये वकूआ हुआ ही नहीं। जमानत पे डील करना एक आर्ट है, वेरी लिमिटेड स्कोप, विद इन दैट स्कोप क्लियर कट वे में आपने अदालत को यह बावर करना होता है कि मैं मासूम हूं। दूसरे स्टेप पे आपने यह साबित करना होता है कि जनाब मुझे जेल भिजवा भी दिया गया तो मुझे जेल में रखने से प्रोसिक्यूशन को, इस्तगासा को कोई फायदा नहीं होगा। जब आप ये 2 चीजें साबित कर देंगे तो खा आपको पुलिस ने गुनाहगारी लिखा हो, अदालत डीफ एंड डम नहीं है, अदालत कतन डीफ एंड डम नहीं है, अदालत बाउंड नहीं है इप्सी डिक्सिट ऑफ पुलिस पे मनोअन तस्लीम करने के लिए। अदालत ने अपना दिमाग इस्तेमाल करना है, उसको 1 मिनट में पता चल जाता है कि पुलिस ने बदनीति से तफ्तीश की है या नेक नीति से। अगर अदालत बेगुनाह लिख के लाई है
या अदालत तफ्तीशी अफसर बेगुनाह लिख के लाया है या तफ्तीशी अफसर गुनाहगार लिख के लाया है, ये दोनों सूरतें अदालत पे बाइंडिंग नहीं है। अदालत ने खुद उस मुकदमे को सुनना है। इस सारे मामलात को सामने रखते हुए अदालत आपके आर्गुमेंट्स, अदालत आपके सबूतों को देखते हुए उस जमानत की दरखास्त का फैसला करेगी। यहां एक बात मैं वाज़ह करता चलूं कि मेरे लेक्चर से ये इंप्रेशन ना आए कि मैं मुल्ज़मान के लिए लेक्चर दे रहा हूं। मुद्दई भी सच्चा हो सकता है। मुद्दई अगर सच्चा है और उसने बदनीति से प्री रेस्ट बेल, अबूरी जमानत मुल्ज़म ने ले ली है, तो मुद्दई इस चीज को साबित करेगा अदालत में कि इसने ये जो अबूरी जमानत करवाई है ये तफ्तीश के अमल को फ्रस्ट्रेट करने के लिए करवाई है, ताकि मैं बाहर रहते हुए मुद्दई को डरा धमका सकूं, मुद्दई के शवाहिद को नुकसान पहुंचा सकूं, मुद्दई के गवाहों को जो है वो वरगला सकूं, मुद्दई के गवाहों को मुनहरिफ कर सकूं, मुद्दई के सबूतों को ज़ाया कर सकूं। ये मुद्दई की जिम्मेदारी है कि मुद्दई का वकील साबित करे, जैसे मुल्ज़म के वकील की जिम्मेदारी है। इस सारे मामले को सामने रखते हुए प्री रेस्ट बेल का फैसला अदालत करेगी। स्कोप बहुत लिमिटेड। मुल्ज़म ने साबित करना है मुद्दई बदनीयत है, पुलिस इसके साथ मिली हुई है, मेरा मौक़िफ़ पुलिस नहीं सुन रही, अदालत कहेगी मुझे सुनाओ, मुझे बताओ, वर्थफुल होगा, रिलीफ मिलेगा। मुद्दई कहता है कि जनाब पुलिस मुल्ज़म के साथ मिल गई है, मेरे गवाहों को भी डराया धमकाया जा रहा है, मेरे सबूतों को भी ज़ाया करने की कोशिश की जा रही है, मुझे भी डराया धमकाया जा रहा है, और ये मेरे सबूत हैं जिससे ये साबित होता है कि इसने ये बादी नज़र में ये साबित होता है कि इसने ये जुर्म सरजद किया है, ये किसी रिलीफ का हकदार नहीं। अगर इसको छोड़ दिया गया, अगर इसको प्री रेस्ट बेल दे दी गई, तो मेरा केस नीचे गिर जाएगा, इसमें रिकवरी इन्वॉल्व है, इसमें इससे रिकवरी होनी है, इससे बरामदगी होनी है क्राइम वेपन की। इसको मद्देनजर रखते हुए वो बहस करेगा और जज इन हालात को मद्देनजर रखते हुए फैसला करेगा, जमानत मंजूर करेगा या खारिज करेगा। अब दूसरी किस्म आ गई आफ्टर अरेस्ट। मुकदमा हुआ, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, पहला प्रोसेस चलेगा उसका फिजिकल रिमांड का, जिस्मानी रिमांड का, कि पुलिस कहेगी कि इसको आज हमने गिरफ्तार किया, 24 घंटे के अंदर अंदर हमने अदालत में पेश कर दिया। अदालत से इस्तदा करेगी कि इससे तफ्तीश बकिया है, इसका जिस्मानी रिमांड दिया जाए। जिस्मानी रिमांड होता क्या है? जिस्मानी रिमांड कहते हैं कि जब पुलिस किसी बंदे को गिरफ्तार करती है और कानून कहता है कि अगर 24 घंटे के अंदर अंदर तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई तो मज़ीद जिस्मानी रिमांड के लिए 24 घंटे के अंदर अंदर आप उसको मजिस्ट्रेट की अदालत में या कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस के सामने पेश करेंगे। कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस कुछ कवानीन ऐसे हैं कि जिसमें सेशन जज होता है, एडिशनल सेशन जज होता है, और कुछ मुकदमात ऐसे हैं जिसमें मजिस्ट्रेट होता है, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस। अब वो जिस्मानी रिमांड के लिए लेके आएंगे मजिस्ट्रेट के पास और कहेंगे कि 24 घंटे में तफ्तीश नहीं हुई, इससे ये बरामदगी होनी है, दिस एंड दैट, वो लिख के लाएंगे और रिमांड की इस्तदा करेंगे। अब जब वो मजिस्ट्रेट मिसल का मुआयना करेगा कि क्या कोई ऐसा क्राइम वेपन है, क्राइम रिपोर्ट डिपिक्ट करती है कि कोई ऐसा क्राइम वेपन है या कोई ऐसा क्राइम प्रोडक्ट है, या कोई ऐसे अवामल हैं कि जिसके लिए इसका जिस्म पुलिस को हवाले किया जाए तफ्तीश की गर्ज से। अगर तो कोर्ट सेटिस्फाई होती है तो वो फिर उसको पीरियोडिक रिमांड दे देगी। पीरियोडिक रिमांड 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का।
आम कवानीन में 14 दिन से ज़्यादा का रिमांड नहीं मिलता, स्पेशल लॉज में 90 दिन तक भी रिमांड मिल जाता है अगर किसी ने स्पेशल लॉ के तहत कोई जुर्म सरजद किया हो, जैसे नैब, जैसे एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत। अब वो तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद उसको जुडिशल लॉकअप में भेज दिया जाएगा। वो पुलिस की कस्टडी से निकल जाएगा, वो जुडिशल लॉकअप में चला जाएगा। जुडिशल लॉकअप में जैसे ही जाएगा उसकी जमानत बादस गिरफ्तारी दायर की जा सकती है। जब उसकी जमानत बादस गिरफ्तारी दायर की जाएगी तो उसमें आपने क्या साबित करना है। अब प्री अरेस्ट के मामलात कुछ और हैं, आफ्टर अरेस्ट के कुछ और हैं। आप कहते हैं कि जनाब मेरे पे इल्ज़ाम था कि इसने ये चीज़ें चोरी की। जी मैं 7 दिन 10 दिन फिजिकल रिमांड में रहा हूं, मुझसे कोई बरामदगी नहीं हुई। अगर इनका केस ये है कि ये मैंने चोरी किया और वो सफ़ा मिसल पर नहीं आई प्रोडक्ट्स, वो चीज़ें सफ़ा मिसल पर आर्टिकल्स नहीं आए, तो जनाब इस्तगासा मेरे ऊपर केस कैसे साबित करेगा। मैं इनके पास इतने दिन फिजिकल रिमांड पे रहा, मुझसे कुछ बरामद नहीं हुआ, मैंने ये चोरी की ही नहीं। मेरा मजीद जेल में रहना किसी भी तरह इस्तगासा को नुकसानदेह नहीं। मेरे खिलाफ इस्तगासा के पास कोई सबूत है ही नहीं जिसकी बुनियाद पर ये कह सके कि अगर इसको जमानत पे रिहा किया गया तो हमारे ये सबूत हैं, इनको ये जाया कर देगा। या कोई सबूत इस निज पे है ही नहीं है जो जाया हो सके। मेरा मफरूर होने का कोई खदशा नहीं। मुद्दई जोर लगाएगा कि जनाब इसको छोड़ दिया जाएगा तो मफरूर हो जाएगा, इसको छोड़ दिया जाएगा तो इस्तगासा की शहादत को नुकसान पहुंचाएगा, इसको छोड़ दिया गया तो ये जुर्म फिर दोबारा रिपीट करेगा। जुर्म दोबारा रिपीट करेगा, इस आर्गूमेंट में तब इस्तगासे की जान होगी अगर इस्तगासा ये साबित कर दे कि इसी तरह का जुर्म इसने पहले भी कमिट किया था। अगर उस तरह का जुर्म उसने पहले कमिट नहीं किया तो मुल्जम ये हर्डल क्रॉस कर गया कि मैं बाहर निकल के दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा जुर्म उसके ऊपर इल्जाम लगा ही नहीं। मैं मफरूर नहीं होऊंगा, उसकी सो मैनी रीजंस हो सकती हैं कि मैं मफरूर नहीं होऊंगा। मैं सरकारी मुलाजम हूं और ऑफेंस इस नेचर का नहीं कि मैं अपनी सरकारी नौकरी एट स्टेक लगा लूं। इस ऑफेंस में मैं बेगुनाह हूं, मैं कहीं मफरूर नहीं हो सकता। मेरी जमीन जायदाद है इधर, मैं वो छोड़ के मफरूर नहीं हो सकता। सो मैनी फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि मुल्जम ने साबित करने के मेरे मैं मफरूर नहीं हो सकता। ये सारी बातें पोस्ट अरेस्ट बेल में कि मुझे बाहर निकाला जाए, मैं ये नहीं करूंगा। मुझे बाहर निकाला जाए, ये सबूत जो मैंडेटरी हैं, जो कंक्रीट लेवल के हैं, इस जुर्म को साबित करने के लिए मेरे खिलाफ है नहीं। इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए कोई भी अदालत पोस्ट अरेस्ट बेल देती है और अगर ये चीजें मौजूद ना हो तो पोस्ट अरेस्ट बेल खारिज कर देती है। ये तो मैंने एक प्रिसाइज दे दिया कि ये जमानत का कॉन्सेप्ट है, ये जमानत का कॉन्सेप्ट है। जमानत की मेन 2 किस्में भी बता दी। कुछ आप कंफ्यूज हो जाएंगे, वो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस है कि जब किसी को सज़ा मिल जाए तो वो 426 के तहत सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए करता है, या दफात बेलेबल हैं तो वो 498 की बजाय 496 के तहत भी जा सकता है मजिस्ट्रेट के पास। ये सारी बातें वो एंसिलरी हैं इन बातों के, वो अगर मैं ज़्यादा उसकी तफसील में जाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी।